हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो अब तक हमने बहुत कुछ देख लिया है, जैसे बिगिनर से बहुत कुछ एडवांस तक आ चुके हैं हम लोग। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जो कि है सब क्वेरी। तो अभी नाम से ही पता चल रहा है कि सब क्वेरी क्या है, क्योंकि लिखा है ना सब क्वेरी, यानी कि क्वेरी के इनसाइड क्वेरी, यानी कि एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी रहेगी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हो जाता है कि एक क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को यूज करके हम लोग दूसरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब तक हम लोग एक एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो सब क्वेरी में क्या हो जाएगा कि जो क्वेरी है वो अगर रन होगी, उसका जो आंसर आएगा उसके बेस पे दूसरी क्वेरी रन होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा स्लोनेस भी आएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेरी रन होके जब डेटा आएगा तभी तो सेकंड क्वेरी रन होगी ना। तो जो एक्चुअल हमें डेटा चाहिए वो तो सेकंड क्वेरी से मिलने वाला है। तो जब तक फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है तब तक सेकंड क्वेरी होगी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लोनेस हो सकता है अगर डेटा ज्यादा है, डिपेंड करेगा कैसा क्वेरी है। तो लेकिन जाहिर सी बात है दो क्वेरी एक साथ रन हो रही, मतलब एक के बाद एक रन हो रही है, डिपेंडेंसी है तो स्लोनेस तो आएगा ही। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल क्या है कि स्टूडेंट का, हमें वैसे स्टूडेंट चाहिए जिनका मार्क्स ग्रेटर है एवरेज क्लास के एवरेज से। तो यहाँ पे सब क्वेरी की यूज करना है हमें। ठीक है, तो हमें एवरेज मार्क्स पता नहीं है पहले तो, क्योंकि वो तो टेबल में है नहीं, टेबल में तो मार्क्स है। तो जब टेबल में मार्क्स है तो हमें पहले एवरेज निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल एवरेज क्या है, एक क्लास का एवरेज क्या है। तब जाके तो हमें पता चलेगा ना कि स्टूडेंट्स का मार्क्स उससे ज्यादा है या कम है। तो उसका मतलब क्या होगा, अपने को पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी क्वेरी हो गई। वो क्वेरी का आंसर अपने को दूसरे क्वेरी में देना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गया सब क्वेरी का। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स ऐसा होगा। तो पहले हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जैसे जो भी टेबल चाहिए, ठीक है, कॉलम चाहिए जो भी, तो हम लोग लिखते हैं वहां पे। फिर वेयर कॉलम ग्रेटर इक्वल टू जो भी देते हैं, उसमें क्या लिखते थे हम लोग, डायरेक्ट कंडीशन देते थे। ठीक है, या तो इन में देते थे कि जो वैल्यू चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेयर कॉलम ग्रेटर देन जो एक आंसर आने वाला है, जो कि अलग एक क्वेरी लिखी है मैंने, सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल, यानी उसके जो आंसर आएगा, यानी एग्रीगेट फंक्शन का जो आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ इनके यहाँ पे क्या, इस केस में क्या आने वाला है, एवरेज आने वाला है। ठीक है, तो जब एवरेज आएगा वो कॉलम, यानी कि जो भी कॉलम होगा, मार्क्स कॉलम समझ लो, तो मार्क्स कॉलम से ज्यादा होगा तो वो डेटा आएगा। ठीक है, अगर किसी का नहीं है तो नहीं आएगा डेटा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि जब तक एवरेज नहीं निकलता तब तक सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वाली क्वेरी है। इसकी वजह से थोड़ी सी स्लोनेस रह सकती है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको, तो और समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास एक सदियों पुराना एक टेबल है स्टूडेंट करके, जो कि हम लोग फर्स्ट एपिसोड से यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, उसमें अपने को क्या निकालना है, मार्क्स निकालना है। तो स्टूडेंट टेबल में देखते हैं क्या है, यहाँ पे मार्क्स है। ओके, तो अपने को बोला क्या गया है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ। अपने को बोला है कि स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट को मार्क्स लेके आओ, मतलब ऐसे स्टूडेंट को लेके आओ जिनका मार्क्स क्लास के एवरेज से भी ज्यादा है। ओके, तो जाहिर सी बात है पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज कैसे निकाल देते हैं हम लोग, अगर अब तक पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे होगे तो पता है एवरेज करके एक एग्रीगेट फंक्शन है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज किसका, कॉलम का नाम क्या होगा, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, रन करते हैं इसको। क्या आया, 40.33 ऐसा कुछ आ गया, ये एवरेज है। ठीक है, तो अभी अपने पास टेबल में ये सब डेटा है, तो 40 से जो भी ज्यादा होंगे वो आने चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे अपन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, वेयर, वी वेयर कौन से कॉलम को मैच करना पड़ेगा अपने को, मार्क्स के कॉलम से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन एवरेज। तो अब ये जो क्वेरी जो मैंने लिखी है, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये सब क्वेरी बन गई। जब ये आंसर देगा, इसके बाद जो भी आंसर वैल्यू होगी वो मार्क्स से कंपेयर होगा और अपने को एक्चुअल डेटा मिलेगा। समझा, रन करके दिखाता हूँ। आ गया आंसर, यहाँ पे दिख रहा है 45, 35, 45.25, 45, 45.50, है ना, क्योंकि 30 वाले नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाई है कि जो मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। तो ये है सब क्वेरी, मतलब हमने इस क्वेरी के बेस पे पहले आंसर निकाला जो भी था अपने को, तो इसका आंसर अपने को मिला
और उसके बेस पे हमने कंडीशन चेक की, है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ, जैसे मैं सम कर सकता हूँ, ठीक है, तो सम मिलेगा अपने को, सम से ज़्यादा जिसका मार्क्स होगा वो वाला डेटा मिलेगा। तो आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। कॉमन सेंस होगा थोड़ा सा भी तो ये इतना समझ में आना चाहिए कि नहीं आएगा आंसर, ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा आंसर, समझ गया कि मैं बताऊँ? ये अगर मैं इसको रन करता हूँ तो जाहिर सी बात है सेकंड कॉलम ही 80 के ऊपर चला जा रहा है, प्लस 40 करेंगे तो 242 मार्क्स किसका है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। तो ये आंसर जो भी आया है ये रॉन्ग नहीं है क्वेरी, यहाँ पे आंसर ज्यादा आ गया ना, तो 242 से ज्यादा किसी का ही नहीं, तो कैसे आएगा यहाँ पे मार्क्स? ठीक है, तो ये भी सब क्वेरी है, तो जरूरी नहीं है सब क्वेरी में लिख दिया तो आंसर आना ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिपेंड करेगा कि वो क्या रिटर्न कर रहा है। वो यहाँ पे रिटर्न नल भी कर सकता है, उस केस में भी तो आंसर नहीं आएगा ना। ठीक है, और अगर मैंने ऐसा लिखा तो मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, स्टार डाल दिया। ठीक है, स्टार डाल दिया और मैं रन कर रहा हूँ, तो रन होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि ये स्टार से क्या मिलेगा अपने को? स्टार से अपने को क्या मिलता है? एक कॉलम मिलता है या सब कॉलम मिलता है? स्टार मतलब सब कॉलम ना, ये आउटपुट है। तो ये आउटपुट मार्क्स से कैसे कंपेयर होगा? ठीक है, कभी भी जब भी सब क्वेरी में कंपैरिजन कर रहे हो तो याद रखना कि यहाँ पे स्पेसिफिक तुम्हें जो कॉलम का वैल्यू चाहिए वही पास करना है, एक ही वैल्यू आनी चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है तुम वहाँ पे पूरा डेटा डाल दो और वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि मुझे मार्क्स के टेबल को कंपेयर करना है, ऐसा नहीं हो सकता ना। यहाँ पे तुम भले ही मार्क्स दे दो चलेगा, ऐसे मार्क्स दे दो तो क्या होगा? तो भी आंसर नहीं आएगा, तो भी आंसर नहीं आएगा, देखो क्यों नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मार्क्स एक नहीं है, ये मार्क्स भी बहुत सारा आ गया ना। लेकिन अगर मैं वही मार्क्स वेयर आईडी इक्वल टू 1 बोल के देता हूँ तो आया कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि स्पेसिफिक जो मार्क्स है उससे मार्क्स लेटर देना चाहिए, तो वो वाले आएंगे। तो सबसे ज्यादा शायद फर्स्ट वाले का ही था, फर्स्ट वाले का ही 45 था। अगर मैं यहाँ पे आईडी 3 देता हूँ तो यहाँ पे 3 जो आईडी है यहाँ पे इसका मार्क्स क्या है, 35.50 है। तो 35 से तो सबका ऑलमोस्ट ज्यादा ही है ना, तो डेटा आना चाहिए, है ना। पहले केस में नहीं आया था, जब मैंने 1 डाला तो 1 में क्या था, 45.50 था, और सबके सब 45 से नीचे ही है, तो इसलिए 45 के लिए रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब मैं 3 देता हूँ तो यहाँ पे आईडी के बेस पे आंसर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ, 35.50 हुआ, और 35.50 से सब ज्यादा ही था तो रिटर्न आ गया। सब क्वेरी में ध्यान रखना है कि अपने को एक पर्टिकुलर कॉलम पास करना है जो जिससे मैच कराना है उसकी वैल्यूज, और वो भी सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अभी सिंगल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर डबल वैल्यू आने मतलब मल्टीपल वैल्यूज आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते थे, इन पता है, मार्क्स इन अगर मैं करता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ, इस केस में क्या होगा? आया कुछ आंसर? क्योंकि यहाँ पे अभी मार्क्स मैंने मल्टीपल पास किए लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इन भी तो पास किया ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? लेकिन मार्क्स एक ही पास करना है, यहाँ ऐसा इन लिख दिया, उसका ये नहीं कि यहाँ पे मैं स्टार डाल दूं, ये नहीं रन होएगा। ठीक है, ये नहीं रन होगा, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना वेयर से, वेयर मार्क्स से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए, लेकिन एक दो या दो दो वो डिपेंड करेगा तुम कैसे कंपेयर कर रहे हो। लेकिन तुम स्टार दे रहे हो तो वो कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो समझ रहा है ये कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, इजी था। नेक्स्ट अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा इन में भी देख लिया अपन ने, इन में कैसे करते ये भी देख लिया। अभी सपोज मेरे पास और एक टेबल है एम्प्लॉय करके, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये कुछ एम्प्लॉयज करके डेटा है, एम्प्लॉयज का डेटा है मेरे पास, और साथ ही में मैं एम्प्लॉयज कमेंट को भी रन करता हूँ। ठीक है, तो ये दो डेटा मतलब कुछ एम्प्लॉयज ने कमेंट्स किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, देखना है कि जिसने यहाँ पे कमेंट किया है वही मुझे डेटा चाहिए। तो मैं सब से कैसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, मुझे क्या लिखना है कि एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय में से डेटा चाहिए वेयर एम्प्लॉय आईडी, दोनों टेबल में कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इन, ठीक है,
इन कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स में कंपेयर करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन जिसने कमेंट किया हुआ है जो कि यहाँ पे होगा यानी कि कमेंट टेबल में। तो उसमें क्या आएगा, सिलेक्ट कौन सा टेब कॉलम पास करना पड़ेगा मुझे, एम्प्लॉय आईडी पास करना पड़ेगा फ्रॉम कमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से जो भी एम्प्लॉय आईडी पास होगा वो डेटा यहाँ से आना चाहिए। तो अगर तुम अभी पहले ही मैं तुम्हें आउटपुट के थोड़ा आइडिया देता हूँ कि 1 2 3 4 5 है यहाँ पे आईडी। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, 2 नहीं है, 3 4 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो 2 नहीं है, 4 नहीं है। ओके, तो वो दोनों का डेटा नहीं आना चाहिए अगर नहीं है तो, है ना। तो अगर मैं रन करता हूँ तो कौन से आया, 1 3 5 वाले आए। क्यों? क्योंकि यहाँ से एम्प्लॉय आईडी कमेंट में उन 3 एम्प्लॉयज ने ही सिर्फ कमेंट किया हुआ था, बाकी लोगों ने कमेंट नहीं किया हुआ था। ओके, समझ गया। इनसे भी कर सकते हैं हम लोग सब क्वेरी को। तो अभी मैंने क्या बोला था पहले स्टार्ट में कि एम्प्लॉय आईडी का जो रिजल्ट आ रहा है, कमेंट्स का जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे अपना ये वाला कमेंट रन होगा, एम्प्लॉय वाला। तो इससे क्या हो जाता है, स्लोनेस भी हो रही है और साथ में जरूरी थोड़ी ना एम्प्लॉय ने कमेंट्स किया हो। तो कुछ एम्प्लॉयज ने कमेंट नहीं किया था तो, लेकिन टेबल तो पूरा सर्च हुआ ना। यहाँ तो मैंने सब एम्प्लॉय आईडी पास किए थे और उसने इनमें सबको पास किया। यहाँ पे तो चलो 10 डेटा था तो कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे क्या आया, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आए, है ना। लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। सपोज अगर ऐसा कोई टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय कमेंट कर रहे हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज है, डेली कुछ ना कुछ रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैक्स ऑफ कमेंट्स आ गए। तो लैक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आ गई और उसमें वो इन लग गया है। तो सोचो कि ये क्वेरी रन होने में कितने टाइम लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, कि सबको कंपेयर ना करते हुए एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो कहते हैं एग्जिस्ट करके, जो चेक करता है कि टेबल में है क्या और वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, सबको चेक ना करते हुए हम लोग एग्जिस्ट करके एक मेथड है उसको यूज करेंगे। तो क्या करता है, मैच करते ही रिटर्न कर देगा आंसर। तो एग्जिस्ट को लिखते कैसे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर, तो अपने पास मेथड है एग्जिस्ट करके, तो इसमें लिखेंगे जो क्वेरी है। तो सिलेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एग्जिस्ट क्या करता है, डेटा कुछ मैच नहीं करता है, उसको डेटा से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ देखना है कि एग्जिस्ट है क्या। अगर एग्जिस्ट है तो रिटर्न करेगा फटाक से। हाँ, तो वहां पे हम लोग ऐसा 1 लिख सकते हैं, मतलब नहीं जस्ट रिटर्न 1, आउटपुट 1 ही होगा मतलब उसका। ठीक है, वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक्चुअल वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, वहां पे सिलेक्ट 1 ही रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो रिटर्न 1 फ्रॉम कौन से टेबल से चेक करना है अपने को, एम्प्लॉय कमेंट्स। ठीक है, अभी दोनों में रिलेशन पहले देखना पड़ेगा ना अपने को कि मैं कैसे सिलेक्ट 1 फ्रॉम एम्प्लॉय बोलूँ तो 1 रिटर्न करेगा, तो हमेशा मतलब ट्रू ही होगा ना। ठीक है, लेकिन अपने को चेक करना एक्चुअल में है क्या, तो उसके लिए हम लोग एलियास का कॉन्सेप्ट पता है ना। तो यहाँ पे इसको ई दे सकते हैं कमेंट टेबल को, और इसको सपोज मैंने पीसी दिया, मतलब एम्प्लॉय कमेंट। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम वेयर, वेयर क्या कर सकता हूं मैं, ईसी का जो, ईसी यानी एम्प्लॉय कमेंट का जो एम्प्लॉय आईडी है वो इक्वल टू होना चाहिए ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, वापिस समझो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, ये जॉइंस में भी आने वाला है, तो समझ लो अभी से थोड़ा सा क्या है करके। तो मैंने क्या लिखा, एग्जिस्ट लिखा, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तो इतना अपना कॉमन था वेयर तक। ठीक है, अभी मैंने लिखा एग्जिस्ट। एग्जिस्ट में मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि सिलेक्ट, तो यहाँ पे एग्जिस्ट क्या करता है ना, इसको ये जो रिटर्न करती है ना, इस डेटा से कुछ मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ देखना होता है कि टेबल में डेटा है या नहीं, है या नहीं पता करता है और फट से वो रिटर्न करके डेटा रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो क्वेरी फास्ट हो जाती है यहाँ पे। तो एग्जिस्ट चेक करता है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 लिखा यानी कि आउटपुट 1 दे रहा, 1 दे रहा मतलब वहां पे है, डेटा मिल गया ना अपने को। तो कैसे करना है उसको, कंपेयर कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंपेयर करने के लिए हम लोग एलियास देते हैं इसको, जैसे हम लोग कॉलम को एलियास देते थे वैसे हमने टेबल को एलियास दिया। ठीक है, एम्प्लॉयज का नाम ई दिया, कुछ भी दे सकते हो, ई देना जरूरी नहीं है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय पूरा दे सकते हो, एबीसी दे सकते हो, ऐसा कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना एम्प्लॉय है तो ई देना है, एम्प्लॉय कमेंट है तो ईसी ही देना है, ऐसा कुछ नहीं, रट्टा वट्टा मत मारो, समझा। तो एम्प्लॉय को ई दिया, एम्प्लॉय कमेंट को ईसी, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ईसी समझ रहा ना मेरे को, एम्प्लॉय कमेंट के लिए बाजू में लिखा तो एम्प्लॉय कमेंट के लिए होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, वेयर
कि एम्प्लॉय कमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी था और जो एम्प्लॉइज में जो एम्प्लॉय आईडी है वो दोनों सेम है क्या? अगर सेम है मतलब प्रेजेंट है और वो डेटा रिटर्न करेगा। देखते हैं क्या आंसर क्या आता है। आया आंसर? सेम आंसर आया। लेकिन ये फास्ट हुआ है। ठीक है, ये फास्ट हुआ है क्योंकि इसने डायरेक्ट मैच किया जो एम्प्लॉय प्रेजेंट है उससे और डायरेक्ट रिटर्न किया। लेकिन इनमें क्या हुआ, इसने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी मतलब लैक्स ऑफ रिटर्न डेटा रिटर्न किया यहाँ पे, और उस लैक्स ऑफ डेटा में उसने इनको चेक किया। इन तो हर एक को देखेगा ना, है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या, ऐसा चेक करते बैठेगा। तो यहाँ पे लैक्स ऑफ डेटा होगा, तब दोनों में देखना कितना फर्क आएगा। ये क्योंकि एम्प्लॉय 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 आईडी और एम्प्लॉय आईडी मैच हो रहा है, वही वाले रिटर्न हो रहे हैं फटाक से, तो यहाँ पे क्वेरी जो है बहुत फास्ट रन हो जाएगी। जबकि यहाँ पे बहुत लेट होगी। तो उस केस में हम लोग एग्जिस्ट यूज कर सकते हैं। जस्ट हमें पता करना है या नहीं है तो फटाक से डेटा रिटर्न कर दो। तो इसने क्या किया, लैक्स ऑफ रिटर्न के साथ डेटा के साथ मैच नहीं किया। जाहिर सी बात है, जितने डेटा होंगे उससे ही मैच करेगा सिर्फ, और उतने में फटाक से मिल गया उसको, है ना? समझा? तो सेम अभी कुछ लोगों का नहीं था ना कमेंट इसमें। जब आधे लोग ने कमेंट किया था तो आधे लोग ने कमेंट नहीं किया था। तुम भी कमेंट करना अभी वीडियो कैसा लगा, ठीक है? तो अगर कमेंट नहीं किया था तो उनके लिए कैसा चेक करेंगे? नॉट एग्जिस्ट, है ना? तो कमेंट वाला एग्जिस्ट हो रहा था तो नहीं किया तो नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अगर वो डेटा एम्प्लॉय कमेंट में नहीं है, वो वाला डेटा चाहिए हमें, तो कैसा वो मिलेगा? मिल गया? समझ गया एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट कैसे लिख सकते हैं? इजी था। ओके। तो एग्जिस्ट मोस्टली सब क्वेरी के साथ ज्यादा अच्छी यूज होती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना स्टार्ट में कि ये क्वेरी के डिपेंड है ना, ये क्वेरी पे दूसरी वाली फर्स्ट वाली क्वेरी अपनी डिपेंड है। तो अगर इसको ही टाइम लग रहा है रन हो, जैसे ये रिटर्न करने में कितना टाइम लेगा, ये तो टाइम लेगा ही ना। ये लैक्स ऑफ रिटर्न कर रहा है, उसके बाद में इंक्वायरी लगा रहा हूँ, उससे अच्छा मेरे को पहले ही पता चल गया वो डेटा है या नहीं, तो मैं आगे की क्वेरी रन करने की जरूरत ही नहीं ना मुझे। मुझे पहले ही पता चला डेटा है नहीं, तो मैं क्या करूँ रन करके, उसको मिलने वाला नहीं कुछ वैसे भी। तो उस केस में एग्जिस्ट अच्छा यूज होता है। तो सब क्वेरी के साथ मोस्टली एग्जिस्ट यूज होता है। ओके। तो ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट सिर्फ सब क्वेरी के साथ ही यूज होता है, ये तो उसके साथ था कॉन्सेप्ट, इसने मैंने बता दिया। तो एग्जिस्ट हम दूसरे इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल देखते हैं एक, ठीक है, अगर मैंने केस एग्जाम्पल लिखा था, हमने केस पता है ना, तो केस में कैसा देख सकते हैं उसको, केस में भी तो कर सकते हैं ना। तो केस के लिए मैं अगर करूँ, जैसे हम लोग कुछ करते हैं, सिलेक्ट इसमें टेबल क्या है, फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लेता हूँ सिर्फ मैं, बाकी डेटा नहीं ले रहा। ठीक है, अब मैं केस लगाता हूँ। केस कैसे लिखते थे, केस वेन, वेन में क्या मैं चेक करता हूँ कि एग्जिस्ट। ठीक है, वेन में मैं कंडीशन लिखता था ना, तो डायरेक्ट एग्जिस्ट लिखता हूँ। और मैं यहाँ पे सेम वही करता हूँ कि एग्जिस्ट, तो मैं क्या लिखूंगा, देन में क्या लिखूंगा, एम्प्लॉय कमेंटेड करके। ओके, एम्प्लॉय ने कमेंट किया करके मैंने लिख दिया। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स नॉट कमेंटेड। ठीक है, और इसको कर देंगे एंड, एस कमेंटेड करके एक कॉलम दे दिया समझ। कहाँ से देना है इसको, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज, और इसका वेलियास होगा ई। देखते हैं कैसा आंसर आता है। आ रहा है, क्या आ रहा है, जॉन ने कमेंट किया है, जेन ने कमेंट नहीं किया है। ठीक है, एलियस ने कमेंट किया है, रॉब ने नहीं किया है, चार्ली ने कमेंट किया है। ओके, देखते हैं क्या एक्चुअल में आंसर यही था क्या। तो पहला वाला अगर क्वेरी लगाता हूँ मैं, ये वाला एग्जिस्ट वाला देखते पहला ना। तो क्या क्या आया था, 135 वाले ने कमेंट किया था। तो अपने को इसमें से क्या मिला, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी ले लेता हूँ ताकि पता चल जाए ना, फर्स्ट नेम। ठीक है, तो 1 ने कमेंट किया है, 3 ने कमेंट किया, 5 ने कमेंट किया, बराबर है। तो 2 और 4 ने नहीं किया। आ गया। तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जस्ट दिखाने के लिए था कि एग्जिस्ट ऐसा नहीं है कि तुम सपोज लो कि तुम ये समझ के बैठ जाओ कि सिर्फ सब क्वेरी के साथ ही होता है, तो ऐसा नहीं है। जहां भी अपने को कुछ चेक करना होता है वहां भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये इफ के साथ भी लग सकता है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं यहाँ पे।
तो इतना समझ लो कि एग्जिस्ट यहाँ पे मोस्टली अच्छा लगता है सब क्वेरी के साथ, क्योंकि सब जैसे मैंने बोला था कि ये कंपैरिजन होके अगर डेटा पहले ही पता चलेगा कि मुझे इस टेबल में क्वेरी करना है नहीं करना है, तो अच्छा है ना, मैं अननेसरी क्वेरी क्यों क्यों रन करने में टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो समझ गया वीडियो, देख लेना एक बार क्या है, कैसे अच्छे से समझना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।